हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए यूपी में जो आप लोग का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसमें जो बच्चे कॉमर्स से हैं उनका सब्जेक्ट कॉमर्स रहेगा, तो उसके 50 क्वेश्चंस आने हैं। तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकास पैसिओली निवासी थे। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, लुकास पैसिओली वाज एन इनहैबिटेंट ऑफ फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। तो अभी हमने ये तो पता है कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम है, उसके जो फादर थे वो कौन थे, या जो जनक थे वो कौन थे, वो लुकास पैसिओली थे। कहाँ के निवासी थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो इटली के रहने वाले थे। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिओली ने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? When did Pacioli propounded the principle of double entry system? 1494, 1974, 1484, 1543। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका प्रतिपादन किस सन में हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया ही था किस सन में किया गया था, 1494, 1494। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकास पैसिओली की दी कंप्यूटर स्ट्रक्चराइज नामक पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी? इन विच ईयर लुकास पैसिओलीज बुक दी कंप्यूटर स्ट्रक्चराइज वाज पब्लिश्ड? 1400, 1494, 1594, 1694। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए ही सही, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको आंसर पता होगा इसका। तो किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो ये आपकी उसी सन में प्रकाशित हुई थी जिस सन में इन्होंने जो दोहरा लेखा प्रणाली थी उसके बारे में बताया था, यानी कि 1494 में। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के पहलू होते हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन हैज डैश एस्पेक्ट्स, 1, 2, 3 और 4। तो जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वहां पर एक सौदा जो होगा उसके कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, 2 साइड होते हैं। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 2। इसको अगर समझना है तो इसका भी समझ सकते हैं कि जैसे मोहन है, उसने 500 रुपए सोहन को दिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सौदा हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक पैसे को देने वाला है और दूसरा उस पैसे को लेने वाला है, यानी कि एक गिवर है और एक रिसीवर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सौदा जो होगा, ट्रांजैक्शन जो होगा, उसके 2 साइड हो जाएंगे, एक होगा कैश का जाना और एक दूसरा हो जाएगा मोहन द्वारा उस कैश को रिसीव करना। जिसकी जो एंट्री की जाएगी, एक साइड डेबिट हो जाएगा, एक साइड क्रेडिट आएगा। इसीलिए इसके 2 साइड होते हैं, 2 पक्ष माने जाते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालन की दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मीन्स लेखा पुस्तकों के 2 सेट्स में प्रविष्टि, एंट्री इन 2 सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एक ही लेन देन के 2 पहलुओं की प्रविष्टि, एंट्री फॉर द 2 फोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, 2 तिथियों पर लेखा करना, एंट्री एट 2 डेट्स, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें जो आपकी पुस्तकालय यानी कि बुक कीपिंग हम करते हैं, उसमें दोहरा लेखा प्रणाली का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब उससे आशय होता है। तो यहाँ पर 2 सेट्स में प्रविष्टि नहीं होती, ना ही 2 अलग अलग डेट्स में प्रविष्टि होती है, बल्कि हम क्या करते हैं, एक ही लेन देन के एक ही ट्रांजैक्शन को 2 एस्पेक्ट्स में दिखाया जाता है, 2 पहलुओं में प्रविष्टि की जाती है उसकी। तो कई आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जो बुक कीपिंग यूज किया जा रहा है या जो अकाउंटिंग यूज किया जा रहा है, मोस्टली बच्चों को लगता है कि दोनों चीजें सेम ही रहती हैं। ऐसा नहीं होता है। पहले बुक कीपिंग आती है, उसके बाद अकाउंटिंग आती है, यानी कि अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पर बुक कीपिंग समाप्त होती है उसके बाद अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। तो बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, ये पहचान की जाती है कि जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरह का है, उसकी एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि फाइनेंशियल है या नहीं है। उसके बाद उससे मेमोरेंडम बुक बनाई जाती है, जो स्मरण बही कहा जाता है, कि जो है ये याद रखने के लिए कि कौन कौन से हमारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। उसके बाद उन बुक से हम क्या बनाते हैं, उस बुक से हम बनाते हैं जर्नल, अपने जर्नल में एंट्रीज करते हैं और जो सब्सिडरी बुक्स होती है उसको बनाते हैं। उसके बाद उससे हम लेजर तैयार करते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो किस में आता है, वो बुक कीपिंग में आता है, आपका पुस्तकालन करने में आता है। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बुक कीपिंग जो होती है वो बेस देती है अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, लेखांकन में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, यानी कि ट्रायल बैलेंस, और जो हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं उनको बनाते हैं। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं उसका एनालिसिस करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो बुक कीपिंग है और जो आपकी
अकाउंटिंग होती है, दोनों के बीच का डिफरेंस। लेजर तक बुक कीपिंग रहती है, उसके बाद अकाउंटिंग आती है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है अक्सर कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं वो कहाँ पर की जाती हैं, तो उसे हम बुक कीपिंग में नहीं करते, उसे हम अकाउंटिंग में करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से दोनों के बीच का डिफरेंस। रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन चक्र में डैश इन द अकाउंटिंग साइकिल डैश जर्नल एंट्रीज गेट पोस्टेड टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट, ट्रांजैक्शंस are posted before they are journalized. A trial balance is prepared after journal entries get posted. Both A and C are correct. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अकाउंटिंग साइकिल होता है वहां पर जो जर्नल एंट्रीज हम करते हैं उनको उपयुक्त खाता यानी कि उनको हम जो लेजर बनाते हैं उसमें पोस्ट करते हैं, या फिर पहले हम ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करते हैं, खतौनी करते हैं, उसके बाद उसमें हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, या फिर जो जर्नल पेशियां होती हैं पोस्ट होने के बाद ट्रायल बैलेंस सीधा तैयार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो पहला पॉइंट भी करेक्ट है कि जर्नल एंट्रीज करने के बाद हम लेजर बनाते हैं, उसमें पोस्टिंग करते हैं अकाउंट्स की, और जो सी पॉइंट दे रखा है कि जर्नल बनाते हैं उसके बाद हम पोस्टिंग करते हैं यानी कि लेजर तैयार करते हैं, उसके बाद हम उससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ए और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा हमारा होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन पद्धति की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का तात्पर्य है double entry system of bookkeeping refers to each transaction is recorded twice, once in journal and then in subsidiary book. Each transaction is recorded in two sets of accounts book. The number of accounts with a debit balance must agree with the number of accounts with the credit balance. Equal debit and credit entries are made for each transaction. ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है एक ही तरह की चीजें दे करके। वहां पर आपको ध्यान में रखना होता है कि किस चीज से रिलेटेड है, आप क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जो बुक कीपिंग की डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें 2 बार दर्ज किया जाता है, एक बार जर्नल में फिर एक बार सहायक पुस्तकों में, गलत हो जाएगा। प्रत्येक लेन देन खाता पुस्तकों के 2 सेटों में तैयार किया जाता है, 2 सेट भी नहीं बनते हैं। डेबिट शेष वाले खातों की संख्या क्रेडिट शेष वाले खातों की संख्या से मेल खानी चाहिए, ऐसा भी नहीं होता। प्रत्येक लेन देनों के लिए समान डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां की जाती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर मेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। प्रत्येक ट्रांजैक्शन की एक डेबिट और एक क्रेडिट एंट्री होती है, समान डेबिट और समान क्रेडिट एंट्रीज होती हैं। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली है। डबल एंट्री सिस्टम इज ए रिपोर्टिंग सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम। तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो क्या है? जितने भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में आपके आते हैं तो वहां पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं और लगता है कि सब करेक्ट है। इसलिए मैंने ज्यादातर कोशिश करी है कि ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड करूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे कि कहीं पर कुछ भी आपका छूटे ना हो, सब चीजें तैयार हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, तो ये रिपोर्टिंग प्रणाली या फिर वित्तीय विवरण तैयार करने की या फिर रिकॉर्डिंग प्रणाली। इसके अलावा जो बेस्ट आपका ऑप्शन रहेगा, जो करेक्ट आंसर होगा, कि ये डेबिट और क्रेडिट के निर्धारण की प्रणाली होती है, क्योंकि इसकी डिफिनेशन में ही आपसे यही बात कही गई थी। मेनली डिफिनेशन जो है वहीं पर ही इसकी ये बात कही जाती है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट 2 साइड होते हैं और उसको ही अलग अलग करके दिखाया जाता है। कि जो बताया गया है कि प्रत्येक जो सौदा होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं और 2 लेन देनों के 2 पक्ष होते हैं, 2 साइड होते हैं, एक डेबिट है और दूसरा क्रेडिट है, और उसको ही निश्चित नियम जो होते हैं, जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे दिखाया जाता है। वही डबल एंट्री सिस्टम होता है आपका। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बताया है कि क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सा बेस्ट होंगे, या फिर तीनों ही सही है, या कोई 2 है, या फिर कोई 1 है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इट हैज 2 पार्टीज, रिसीवर एंड गिवर। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, 2 पक्ष होते हैं, प्राप्तकर्ता और दाता। सही है, 2 पार्टीज होती हैं। टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। डेबिट की कुल राशि क्रेडिट की कुल राशि के बराबर होगी। ये भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों की जितना आपका डेबिट आता है उतना ही क्रेडिट भी आता है, दोनों साइड इक्वल रहते हैं। गिवर इज डेबिट एंड रिसीवर इज क्रेडिट। दाता जो होता है वो डेबिट कर दिया जाता है, देने वाला जो होता है उसे डेबिट किया जाता है, और जिसे प्राप्त हो रहा है वो क्रेडिट होता है। यह गलत हो जाएगा आपका कि गिवर को डेबिट नहीं करते, बल्कि हम रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं।
तो ये आपका पॉइंट गलत होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हमारे सही है। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, ए पॉइंट जो है वहां पर आपका फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है, वही करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन पद्धति प्रदान करती है। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, फाइनल इन्फॉर्मेशन, नन ऑफ दीज। जो बुक कीपिंग होती है वो आपकी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन को देती है, और जो अकाउंटिंग होती है उससे हमें सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिया हो चालू अनुपात 2.5, त्वरित अनुपात 2.5, शुद्ध कार्यशील पूंजी 30,000, चालू दायित्व होगा। यहाँ पर आपको करंट रेशियो बताया है और आपको बता दिया है साथ में क्विक रेशियो, और हमें पता है कि नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है। अब आपको क्या इससे निकालना है, आपको इससे निकालनी है करंट लायबिलिटी निकालनी है। तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको पता ही है कि चालू संपत्ति में से जब हम चालू दायित्व को घटाते हैं तो क्या निकल के आ जाती है, हमारी वर्किंग कैपिटल निकल के आती है। यहाँ पर हमको चालू अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले हम चालू अनुपात का फॉर्मूला रखेंगे। तो चालू अनुपात हो जाएगा 2.5। इसको फॉर्मूले में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर करंट एसेट हो जाएगी, नीचे करंट लायबिलिटी हो जाएगी। इसको मान लीजिए एक्स, तो यहाँ पर आपकी चालू दायित्व अगर एक्स हो जाएगा तो चालू संपत्ति हो जाएगी 2.5x, लेस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1.5। और 1.5 क्या हो गया हमारा, 1.5 हो गया वर्किंग कैपिटल, जो कि 30,000 है हमारी, यानी कि 30,000 जो है वो 1.5 है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा 20,000। 20,000 हो जाएंगे हमारे, क्या होंगे, चालू दायित्व हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना था, चालू दायित्व ही निकालना था, करंट लायबिलिटी निकालनी थी, जो कि निकल आएगी 20,000। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका कंपनी लॉ से लिया हुआ क्वेश्चन है कि रजिस्टर्ड कार्यालय जो होता है किसमें दे रखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, पार्षद सीमा नियम में दे रखा होता है। उसका जो वाक्य है उसी में से एक वाक्य यहाँ पर ये भी हो जाएगा। तो उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम ले जा रहे हैं, अगर एक राज्य के अंदर ही लेके जाते हैं किसी एक शहर से दूसरे शहर में या एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं तो वहाँ पर संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा, सामान्य प्रस्ताव द्वारा, विशेष प्रस्ताव द्वारा, विशेष प्रस्ताव एवं कंपनी लॉ बोर्ड के अनुमोदन द्वारा। तो कैसे लेके जाया जाएगा, इसे हम विशेष प्रस्ताव एवं कंपनी लॉ बोर्ड का अनुमोदन, यानी कि हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है कंपनी लॉ बोर्ड से, उसके बाद ही हम उसको एक स्थान से दूसरे, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य पर ले जा सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या विशेष रूप से उल्लिखित है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो साझेदारी फर्म होती है, एक तरह से घुमा के पूछा गया है कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो साझेदारी फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, तो वो उसका जो भी काम होता है या जो भी कुछ उसके बारे में रूल्स और रेगुलेशन है वो कहाँ दे रखे हैं। वो हो जाएगा साझेदारी अधिनियम 1932, कंपनी अधिनियम 1956, संविदा अधिनियम 1972, परिक्राम्य प्रलेख अधिनियम 1882। तो किस में दे रखे हैं वो, साझेदारी अधिनियम 1932 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऐसे कितने होती है अधिकतम संख्या, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी विश्लेषण का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, अनुपात विश्लेषण, बजटगत नियंत्रण, स्कंध नियंत्रण, विक्रय बजटिंग। तो एबीसी विश्लेषण क्या होता है, एबीसी विश्लेषण आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है, जहाँ पर हम सामग्री नियंत्रण को पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने पढ़ा था एबीसी विश्लेषण के बारे में। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग पर अलग से भी एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी बहुत से सब्जेक्ट जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट है, इनकम टैक्स है, इकोनॉमिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, और भी बहुत से सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप उसे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपका थोड़ा सा तैयारी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एबीसी विश्लेषण का उपयोग के लिए किया जाता है, तो वो हो जाएगा स्कंध नियंत्रण के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। एबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, फुल फॉर्म हो जाएगी ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत योग ठेका उपयोगी है, ठेकेदार के लिए, ठेकेदाता के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो लागत योग ठेका उपयोगी होता है वो हो जाएगा, तो आपने बनाया होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर लागत धन ठेका योग के हिसाब से भी बनता है, तो वहाँ पर साथ में प्रॉफिट ऐड रहता है, तो वो दोनों के लिए ही उपयोगी रहता है, क्योंकि पहले से ही पता चल जाता है कि कॉस्ट प्रॉफिट कितना टोटल आएगा, तो दोनों के लिए ही उपयोगी होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंकेक्षण की प्रक्रिया का अंग नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है जो ऑडिटिंग होती है उसका एक हिस्सा नहीं होगा, इसमें से कौन। प्रमाणकों का परीक्षण किया जाता है, बिल्कुल बिना उसके परीक्षण के हम यही नहीं जान पाएंगे कि जो है किसी तरह का कपट या छल या असत्य व्यवहार तो नहीं है। संस्था के अधिकारियों से कुछ स्पष्टीकरण मांगना, आवश्यकता होने पर मांगा जाता है। चिट्ठा लाभानी खाता तैयार करना,
अंकेक्षक प्रतिवेदन तैयार करना, अंकेक्षक रिपोर्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में पूरा अंकेक्षक का कार्य होने के बाद रिपोर्ट तैयार करता है अंकेक्षक। चिट्ठा या लवानी खाता तैयार करना, ये कार्य जो होता है वो अंकेक्षण में नहीं आता, ये लेखांकन का कार्य, अकाउंटिंग का कार्य है जो पहले होता है और उसके होने के बाद ही अंकेक्षण किया जाता है। तो ये जो होगा अंकेक्षण की प्रक्रिया का अंग नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर जांच करना दे रखा होता कि चिट्ठा या लवानी खाता की जांच करना, वो करेक्ट होता, लेकिन तैयार करना अंकेक्षण का कार्य नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों के लिखने की प्रणाली को कहा जाता है? दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा खाता प्रणाली, इकहरी खाता प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको लगेगा इसका आंसर तो आता होगा, लेकिन जब आप लगाने जाएंगे, टिक करने जाएंगे, तो वहाँ पर दोहरा लेखा और दोहरा खाता, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में से करेक्ट कौन सा है। करेक्ट कौन होगा? दोहरा लेखा प्रणाली है। खाते दोहरे नहीं रखे जाते हैं, लेखांकन दोहरा किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आप में से कितने लोग इसमें कंफ्यूज हुए थे मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सचिव का दायित्व होता है केवल प्रसंविदात्मक, केवल वैधानिक, केवल दीवानी, प्रसंविदात्मक एवं वैधानिक दोनों। तो जो कंपनी सचिव होता है उसका प्रसंविदात्मक एवं वैधानिक दोनों ही तरह के दायित्व होते हैं। कंपनी सचिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपनी के स्वयं के तो हाथ पैर होते ही नहीं है जो कंपनी चले, लेकिन नाम मात्र की व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसका कार्य किसी और के द्वारा कराया जाता है। कौन करता है? जो सचिव होते हैं, उसके जो संचालक होते हैं, इन सब के द्वारा कराया जाता है। तो यहाँ पर जो उसके दायित्व होंगे वो दोनों ही होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म का चालू अनुपात 5:3 है, इसकी कार्यशील पूंजी 20,000 है, इसकी चालू संपत्तियों का मूल्य होगा। अभी सेम ऐसा ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व करवाया है, वहाँ पर हमने निकाला था चालू दायित्वों को। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे चालू संपत्तियाँ पूछ रहा है कि क्या होंगी, 30,000, 50,000, 20,000 या फिर 60,000। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, जब तक आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है शुद्ध लाभ 1,50,000 रुपये, स्वाधिकार लाभांश है 25,000, कर है 10,000, समता अंश पूंजी है 10 लाख की, अंश पूंजी प्रति अंश 10 रुपये। यहाँ पर प्रति अंश आय आपको निकालना है। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए, जिसे ईपीएस बोलते हैं शॉर्ट में, इसे कैसे निकाला जाएगा? तो यहाँ पर पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये तीनों ही चीज़ों को लेस कर दिया जाता है, अपॉन में हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पर तो सबसे पहले हमें निकालना होगा, शुद्ध लाभ दे रखा है 1,50,000 का, लेकिन साथ ही हमको लाभांश होकर बताया है, इसका अर्थ ये है कि ये दोनों चीज़ें इसमें से लेस नहीं है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड निकालना होगा। तो इसको हम पहले लेस कर देंगे, कर को और स्वाधिकार लाभांश को, दोनों को घटाने के बाद कितना आ जाएगा हमारा प्रॉफिट? 1,15,000 का। अब हमें निकालनी है अंशों की संख्या। हमको कुल अंश पूंजी बता दी है और ये बता दिया है कि एक अंश कितने का है। अब हमें निकालना है कुल अंशों की संख्या। कैसे निकालेंगे? कुल अंश पूंजी बटे या अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, एक अंश कितने का है? 10 रुपये का, अपॉन आ जाएगा 10, डिवाइड कर दीजिए 1 लाख, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख के हैं। अब हम निकाल लेंगे एपीएस। कैसे निकालेंगे? आपका जो प्रॉफिट निकल के आया था ऊपर हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1.15। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक जांच कम करती है। नैतिक जांच क्या होती है? अंकेक्षण से रिलेटेड है। तो आपने कई तरह का अंकेक्षण पढ़ा होगा कि जो सामयिक होता है, सतत होता है, चालू होता है, अलग अलग तरह का होता है। तो नैतिक जांच जो होती है यानी कि लगातार होती रहती है, एक अंकेक्षक के कार्य को, एक अंकेक्षक के दायित्व को कम करती है। उपरोक्त तो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लगातार किसी चीज़ की, जब हम जो खाते बना रहे हैं उनकी जांच भी साथ साथ चलती रहती है, तो वहाँ पर ये रहेगा कि उसमें त्रुटि होने की संभावना कम रहती है, या किसी तरह का छल कपट कुछ किया जाता है तो फौरन ही उसे पकड़ लिया जाएगा। तो क्या करती है नैतिक जांच? एक अंकेक्षक के कार्य को कम करती है, दायित्व कम नहीं होगा। दायित्व उसका जितना है उसका से रिलेटेड कि हाँ वो एक सही ढंग से अंकेक्षण का कार्य करे और अपनी एक सही रिपोर्ट तैयार करे, वो उसका दायित्व रहेगा, सिर्फ उसके कार्य को कम करती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदारों से प्राप्त राशि 12,000 तथा फर्नीचर क्रय किया गया 7,000 का, कोष प्रवाह पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा? कार्यशील पूंजी में 5,000 की शुद्ध वृद्धि होगी, कार्यशील पूंजी में 5,000 की शुद्ध कमी होगी, कार्यशील पूंजी में 19,000 की शुद्ध वृद्धि होगी, कार्यशील पूंजी में 7,000 की शुद्ध कमी होगी। यहाँ पर आपको ये निकालना है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पर जो फंड फ्लो निकाला जाता है कि फंड फ्लो ऑपरेशन जो निकाला जाता है, तो उसमें आपको बताना है कि दो उसके ट्रांजैक्शंस जो दे रखे हैं, एक देनदारों से प्राप्त हुई है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स,
और फर्नीचर उसने परचेज किया है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो डेटर्स से राशि प्राप्त हो रही है 12,000 की, यहाँ पर डेटर्स और कैश दोनों एक ही साइड की मद है, दोनों करंट एसेट्स हैं। तो यहाँ पर अगर डेटर्स से उसको राशि मिल जाएगी, डेटर्स तो 12,000 से कम हो जाएंगे और कैश 12,000 से बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उसने फर्नीचर 7,000 का क्रय किया था, तो फर्नीचर के क्रय से उसकी कैश 7,000 से कम हो जाएगी। तो देनदारों वाला कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन ये 7,000 से उसकी जो शुद्ध कार्यशील पूंजी है उसमें कमी आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कार्यशील पूंजी में 7,000 की शुद्ध कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा? पेशगी प्राप्त आय, जो एडवांस इनकम होती है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। बैंक ऋण, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, संदिग्ध ऋणों के लिए संचिति। तो यहाँ पर कौन सी मद में किसमें जो होगा डेबिट शेष, जो अकाउंट्स बनाएंगे उसका तो डेबिट शेष हमेशा रहेगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। उसमें क्या रहता है? सदैव हमेशा क्या रहेगा? डेबिट शेष रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह व्यय जो होता है वो बीमा प्रीमियम में से घटाकर दिखाते हैं, और ये साथ ही क्या है, किस तरह का है? ये आयगत व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्पण मूल्य लागू होता है, इसे सरेंडर वैल्यू कहा जाता है, किस चीज़ पर लागू होगी? जीवन बीमा पर, अग्नि बीमा पर, समुद्री बीमा पर, सभी प्रकार के बीमा पर। तो जो समर्पण मूल्य होता है, सरेंडर वैल्यू होती है, वो सिर्फ जीवन बीमा पर ही लागू होती है। ये कब किया जाता है? जब बीमा कंपनी के द्वारा जो बीमा कराने वाला व्यक्ति होता है, एक बीमा पत्र जो इंश्योरेंस लेटर होता है उसको कंपनी को दिखाता है या कंपनी को सौंप देता है। ऐसा कब होता है? जब बीमा कराने वाला जो व्यक्ति होगा बीमा कंपनी को प्रीमियम देने में असमर्थ होता है, कि वो प्रीमियम नहीं चुका पा रहा है, तो वो समर्पण कर देता है, तो वो हो जाएगा जीवन बीमा के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो तो अंकेक्षक को इसकी सूचना देनी चाहिए। यानी कि जो कंपनी अधिनियम, कंपनीज एक्ट है, उसके प्रावधान जो थे उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं किया गया है कंपनी में, और इसकी सूचना अंकेक्षक को, ऑडिटर को मिलती है, तो किसको इसके बारे में सूचित करेगा? संचालक मंडल को, प्रबंध संचालक को, अंशधारियों को, केंद्र सरकार को। तो इसकी सूचना जो होगा वो अंकेक्षक किसको देता है? संचालक मंडल को देता है कि इस तरह से कार्य सही ढंग से नहीं किया गया है या इस तरह से अवहेलना करी गई है। उसके बाद जो इसके अतिरिक्त जो सामान्य दशाएं होती हैं, तो वहाँ पर जो अंकेक्षक होता है इसकी सूचना वो अंशधारियों को ही देगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आती है कि प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, तो पहले अंकेक्षक इसकी सूचना संचालक मंडल को देगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, किसी और तरह की आप वीडियोस चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।